हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 28 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो शेड्यूल 7 से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमने बतानी है जो कि करेक्ट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इट डिवाइड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। शेड्यूल 7 किस चीज़ के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। शेड्यूल 7 जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन स्टेट्स, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, डिवाइड्स द सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने करेक्ट बतानी है, सो स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द स्टेट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स सच एज पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है? स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेट लिस्ट में आती है। स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट्स जो है वो पुलिस के ऊपर, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो लॉज बना सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉज ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट। सो कॉन्करेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आती हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। सो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर अगर मैरिज के ऊपर या एजुकेशन हो गया तो सेंटर ने भी लॉज बनाए हैं एंड स्टेट ने भी लॉज बनाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट लॉज में एंड यूनियन लॉज में तो स्टेट लॉज जो है वो प्रिवेल करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तब जो है यूनियन लॉज जो है वो माने जाते हैं। यूनियन लॉज प्रिवेल्स एज पर आर्टिकल 254। ये चीज़ कहाँ मेंशन की गई है? ये मेंशन की गई है आर्टिकल 254 में। सो यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉज ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, द यूनियन लॉज प्रिवेल्स अंडर आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है, थर्ड हमारी इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा 1 एंड 2। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the central issue in the case of N Bhagwati Medical Hall versus Central Drugs Standard Control Organization and others। सो ये केस बेसिकली किस चीज़ के लिए था? एन भागवती मेडिकल हॉल केस जो था ये लाइसेंसिंग फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स, ये ड्रग्स की सेल के लिए था, लाइसेंसिंग फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स। सो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। ये केस किस चीज़ से रिलेट करता है? लाइसेंसिंग फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दें जल्दी से और लाइक भी कर दें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वर अमेंडेड और इंसर्टेड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो इनमें से हमने बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत या तो अमेंड किया गया था या फिर न्यू आर्टिकल जो है ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पे जो है अगर हम आर्टिकल 246 की बात करते हैं तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए जो है ये हमारा ऐड किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? आर्टिकल 246 कैपिटल ए, ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर जीएसटी। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर जीएसटी आर्टिकल 246 कैपिटल ए। देन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 269 कैपिटल ए, ये भी ऐड किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और ये किस चीज़ के लिए है? 269 कैपिटल ए जो है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। सो ये जो है आर्टिकल 269 कैपिटल ए ये है जीएसटी रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड जो है हमारा आर्टिकल 279 कैपिटल ए, आर्टिकल 279 भी इसी एक्ट के तहत जो है ऐड किया गया था। और ये किस चीज़ के लिए है? आर्टिकल 279 कैपिटल ए जो है ये है एस्टैब्लिशमेंट फॉर जीएसटी काउंसिल। एस्टैब्लिशमेंट फॉर जीएसटी काउंसिल ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 279 कैपिटल ए। आर्टिकल 269 कैपिटल ए किस चीज़ के लिए है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। आर्टिकल 246 कैपिटल ए, आर्टिकल 246 कैपिटल ए है स्पेशल प्रोविजंस फॉर जीएसटी। तो यहाँ पे तीनों ही जो होंगे हमारा राइट आंसर होंगे, आर्टिकल 246 कैपिटल ए, आर्टिकल 269 कैपिटल ए एंड आर्टिकल 279 कैपिटल ए। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑल 3, यानी कि 1, 2 एंड 3 जो होगा ये राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following with reference to key component of the national green hydrogen mission। सो यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब कि कौन सा पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, इनमें से कौन सा पार्ट है और कौन सा नहीं है। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है जो पार्ट है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइट की, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, सो ये जो है ये पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। सेकंड अगर हम बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन, सो नेशनल सोलर मिशन जो है ये स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं है, ये स्पेसिफिक पार्ट नहीं है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का, ये बेसिकली अलग से है
इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव है ये, बट ये इसका पार्ट नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट नहीं है, तो सेकंड नहीं होगा हमारा। क्लीन एनर्जी फंड की अगर हम बात करते हैं, सो क्लीन एनर्जी फंड भी जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट नहीं है ये इनिशिएटिव। एंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी ये बेसिकली इसका स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पार्ट नहीं है। सो ये तीनों ही पार्ट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जो आंसर होगा वो होगा ओनली वन, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये जो है स्पेसिफिकली पार्ट है किसका, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ओनली वन। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो आंसर होगा ओनली वन, ओनली वन इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following with reference to the activities primarily regulated by the Drugs and Cosmetic Acts 1940। सो इस एक्ट के तहत, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इनमें से कौन सी चीज़ रेगुलेट करती हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, दैन इम्पोर्ट करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये भी इसी एक्ट के तहत होता है। सो यहाँ पे वन भी करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, थर्ड है यहाँ पे पेटेंट्स फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सो यहाँ पे अगर पेटेंट्स की बात करते हैं तो ये जो है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये सिर्फ इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के तहत होती है। पेटेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो एक्ट है पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट एक्ट 1970 के तहत है ये, ना कि इस एक्ट के तहत। दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड जो होगी ये हमारी इनकरेक्ट होगी। ये किसके अंडर है, पेटेंट फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अंडर पेटेंट एक्ट 1970। सो यहाँ पे वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा हमारा ओनली टू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्लेचली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। सो ब्लेचली डिक्लेरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये AI सेफ्टी से रिलेटेड है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, AI सेफ्टी। ये AI सेफ्टी समिट हुई थी कहाँ, ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पे, ब्लेचली पार्क में, ब्लेचली पार्क है ब्रिटेन में। 2023 में ब्लेचली पार्क में AI सेफ्टी समिट हुई थी। ब्लेचली पार्क का है ब्रिटेन में। इसमें 25 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जिनमें से चाइना भी था एंड USA भी था। इन्होंने साइन किया था, चाइना एंड USA ने साइन किया था ब्लेचली डिक्लेरेशन ऑन AI सेफ्टी। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक्स। सो माइक्रोप्लास्टिक्स से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन है, माइक्रोप्लास्टिक्स कैन लीच हार्मफुल केमिकल्स सच एज BPA एंड पैथेलाइट्स इनटू द एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने करेक्ट बतानी है। सो स्टेटमेंट वन हमारी करेक्ट है। सेकंड है, when ingested by humans microplastic can release harmful toxins that disrupt endocrine functions। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, माइक्रोप्लास्टिक कैन रिलीज हार्मफुल टॉक्सिन्स दैट डिस्टर्ब्स एंडोक्राइन फंक्शंस। नेक्स्ट है, फर्स्ट भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, माइक्रोप्लास्टिक्स कैन एक्ट एज वेक्टर्स फॉर अदर पॉल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, माइक्रोप्लास्टिक्स जो होती हैं वो एज ए वेक्टर एक्ट करती हैं फॉर अदर पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि हैवी मेटल्स हो गए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गए। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ऑल थ्री। सो 1 2 3 जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजिम। सो लेजिम जो है ये फोक डांस है, कौन से स्टेट का। लेजिम इज़ अ फोक डांस प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का फोक डांस है लेजिम। सो जो राइट आंसर है हमारा वो होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेजिम कहाँ का हमारा फोक डांस है, लेजिम जो है वो महाराष्ट्र का फोक डांस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट वन है, अ JPC कैन ओनली बी फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन हमारी इनकरेक्ट है। ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की थी कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है एक टेम्प्रेरी बॉडी होती है, और ये इस्टेब्लिश किया जाता है या क्रिएट किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे इशूज़ जो होते हैं, वेराइटी ऑफ इशूज़। सो ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के लिए नहीं होता। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। ये बहुत सारे इशूज़ के लिए फॉर्म की जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, द मेंबर्स ऑफ अ JPC आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट टू हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है इसके मेंबर्स दोनों ही हाउस से होते हैं, लोकसभा से भी होते हैं और राज्यसभा से भी होते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट टू हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, अ JPC इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ मोशन पास्ड इन वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड एग्रीड टू बाय द अदर। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है।
जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म होती है, ये बेसिकली मोशन पास होता है एक हाउस में, दूसरा हाउस भी इस पर एग्री करता है, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एस्टैब्लिश हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। और ये बेसिकली अगर हम जेपीसी की बात करते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होती है, ये बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा नहीं है कि ये अब जो भी रिकमेंड कर दिया वो गवर्नमेंट को करनी है, ऐसा नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं होती, नॉट बाइंडिंग होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड हमारी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2, 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, सो राइट आंसर होगा ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। So how many of the above are members of the selection committee for the selection of chief election commissioner? So chief election commissioner की अगर हम बात करें तो chief election commissioner को अपॉइंट करने के लिए अपॉइंट कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सो बट इनको चुनने के लिए, इनको चूज़ करने के लिए कमेटी बैठती है, सिलेक्शन कमेटी। सो इस सिलेक्शन कमेटी में पूछ रहे हैं कि कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन पार्ट होता है इस सिलेक्शन कमेटी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चूज़ करने के लिए। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन कमेटी में, तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं? सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन। सो लीडर ऑफ ओपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर। सो ये 3 लोग होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे 3 लोग होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। सो यहाँ पे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर पार्ट होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा ये पार्ट होते हैं, लोकसभा स्पीकर नहीं होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होते हैं। सो यहाँ पे आंसर होगा ओनली 2, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ओनली 2, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।